नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के टॉपिक वाइज वीडियो हमने इससे पहले वीडियो देखा था। हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज सारी चीजें कवर करा चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो सुपर टेट का सिलेबस भी हम आपको दिखा देते हैं। ये जो सुपर टेट का सिलेबस है, इसके अंतर्गत ये हमारा जो टॉपिक है दैनिक जीवन में विज्ञान, इसको हम यहाँ पर जो है वो कवर करा रहे हैं। तो ये इसी के अंतर्गत हम जो आज प्रश्न देखेंगे वो 77 क्वेश्चन है टोटल, जिनकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि जो प्राकृतिक रबर होता है, इसका एकलक क्या होता है। एकलक का मतलब होता है उसका वो छोटा से छोटा पॉइंट। जैसे हम एक मोती की माला की बात करते हैं ना, तो उसमें एक मोती की जो होगा, एक मोती जो होगा उसे हम एकलक कहेंगे। तो जो प्राकृतिक रबर है, इसका एकलक क्या होता है, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की अगर बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर आइसोप्रीन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अब समझिए, एकलक तो प्राकृतिक रबर, आइसोप्रीन का बहुलक या जिसको हम पॉलीमर भी कहते हैं वो होता है। ये इसका रासायनिक सूत्र है। प्रक्रिया तो पेड़ों का जो लेटेक्स होता है, इससे बनाया जाता है आइसोप्रीन का बहुलकीकरण करके प्राकृतिक रबर। तो ये इसका सीरियल होता है। रबर को अगर हम बात करें कि कठोर बनाना है, तो उसके लिए हम इसे किसके साथ गर्म करते हैं, सल्फर के साथ। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं वल्कनीकरण। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रक्रिया है ना, ये एनसीईआरटी में दी गई है। दूसरा प्रश्न आपका है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज जो है वो की गई थी। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर परमाणु में नाभिक, आंसर बी वाला सही होगा। तो जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इन्होंने जो सोने की बहुत पतली पन्नी थी, जिसको हम कहेंगे गोल्ड फॉइल, इस पर अल्फा कणों की बमबारी की थी। इससे निष्कर्ष क्या इन्होंने निकाला था कि अल्फा जो कण है, इनका प्रकीर्णन केंद्र में धनावेश का इससे पता चलता है। और परमाणु नाभिक की खोज जो है, ये 3 सीरियल आप याद रख सकते हैं। एक पॉइंट और कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान और कुल धनावेश इसके केंद्र में एक अति सूक्ष्म स्थान में संचित रहता है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन बी वाला। तीसरा प्रश्न आपका है रेशम पालन, ये जो है वो क्या कहलाता है। एपीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर एपीकल्चर, इस तरीके के ऑप्शन, एग्रीकल्चर, इस तरीके के ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो रेशम पालन हम कहते हैं सेरिकल्चर को। बाकी जो ऑप्शन है उनकी बात भी कर लेते हैं। तो जो सेरिकल्चर है, सबसे पहले तो कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का जो पालन होता है वो सेरिकल्चर कहलाता है। बाकी जो ऑप्शन है, जैसे एपी कल्चर, तो मधुमक्खियों से संबंधित होता है कि मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। पिसी कल्चर जो होता है वो मत्स्य मछली पालन के लिए। और एग्रीकल्चर जो होता है वो आपका कृषि विज्ञान, ये तो सभी को पता है। अगला चौथा प्रश्न है कि कपास के जो रेशे होते हैं वो प्राप्त होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आजकल के पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो कौन से भाग से। आंसर की बात करें तो कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी बीज चोल से। आपको याद होगा तो इससे रिलेटेड टॉपिक एनसीईआरटी वाला, वो कल वाला जो टॉपिक वाइज कराया था उसमें रखा भी था कि कैसे जो है वो आपका प्राप्त होता है। स्रोत की बात करें तो कपास, कॉटन के जो रेशे हैं वो बीजों के आवरण यानी बीज चोद से जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। और ये सतही रेशे जो होते हैं, इनकी मतलब प्रकृति की अगर बात करें और विशेष तथ्य में अगर बात करें, तो कपास आपकी एक नगदी फसल के उदाहरण में आता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा नगदी फसल का उदाहरण है। और उपनाम इसका क्या होता है, सफेद सोना होता है। इसको हम कपास को ही सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5 की प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता इनमें से कौन सी जो है वो सही होगी। मैं यहाँ पर प्रश्न के साथ ऑप्शन दिखाकर आपको भी सोचने का मौका दे रहा हूँ, ताकि आप भी एक बार सोचिए फिर उसके बाद आंसर देखिए। तो आंसर की बात करें, ऑप्शन बी यानी कि वास्तविकता जो है वो यहाँ पर सही होगा। प्रकृतिवादी जो थे, उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था और विज्ञान को वास्तविकता यानी कि रियलिटी माना। मुख्य विचार जो था वो शिक्षा का उद्देश्य प्रकृति को जानना है, इसलिए प्रकृतिवाद को भौतिकवाद भी कहते हैं। और अगर इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो जो प्रकृतिवादी थे वो शिक्षा के जनक जीन जैक्स रूसो थे। ये पूछा जाता है सीडीपी सेक्शन में। तो रूसो थे, और इन रूसो की जो पुस्तक है वो है एमिल, जिसका ये है स्थापना वर्ष। तो आप कहेंगे एमिल पुस्तक थी जीन जैक्स रूसो, और ये संबंधित है प्रकृतिवादी शिक्षा के जनक के रूप में।
निकाय के ताप में परिवर्तन अगर 50 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन कितना होगा। अब आपको पता है कि अगर हम केल्विन में मान देखते हैं, केवल अगर ताप में परिवर्तन की बात ना की जाए, केवल केल्विन में माप देखते हैं तो वो अलग होता है, डिग्री सेल्सियस में अलग होता है। पर जब हम ताप में परिवर्तन की बात करते हैं तो दोनों में बराबर होगा। मान लीजिए हम ये कहें कि मान लीजिए कि आपका डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है तो केल्विन में भी समान अगर बराबर बढ़ रहा होगा तो केल्विन में भी 10 बढ़ेगा। तो सीधा सा इसका मतलब वही है कि जो ताप में परिवर्तन है वो दोनों में इक्वल होगा। यानी निकाय के ताप में परिवर्तन अगर यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में भी कितनी हो जाएगी, केल्विन में भी 50 ही रहेगी। यानी आंसर इसका क्या होगा, ए वाला जो है वो हो जाएगा। और ये तापमान का अंतर डेल्टा टी हमेशा जो है वो समान रहता है और इस चीज को आप इस फॉर्मूले के जरिए भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को दर्शाया भी गया है कि दोनों वैल्यू 273 से 273 कट जाएगा और इस तरीके से परिवर्तन 50 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जल की अस्थायी कठोरता, इसके लिए कौन सा यौगिक जो है वो उत्तरदायी है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है इनमें से सही होगा। आंसर की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका पहला, यानी MgHCO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर अस्थायी कठोरता की जब बात करते हैं तो जल में जो कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है, इसके बाइकार्बोनेट, जो HCO3 होता है ना, ये बाइकार्बोनेट को दर्शाता है। तो HCO3 लवणों के घुले होने के कारण जो है अस्थायी कठोरता होती है। क्या होता है, जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण के घुले होने पर। अब फ्लो चार्ट की बात करें तो अस्थायी कठोरता आपकी CaSCO3 का होल ट्वाइस या MgSCO3 दोनों की क्या है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट है। उबाल करके इसको हम दूर कर सकते हैं। स्थायी कठोरता की अगर बात करें तो ये क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। दोनों के अंतर को भी समझिएगा कि अस्थायी कठोरता कैल्शियम मैग्नीशियम और स्थायी कठोरता क्लोरीन और SO4 यानी कि सल्फेट के कारण होती है, जैसे CaCl2 और जैसे MgSO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि कार्बन के बहुत अधिक यौगिक होते हैं क्योंकि, ऐसा क्यों होता है। तो कौन सा इसमें से रीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कहेंगे श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति जो है वो अधिक होती है। तो कार्बन आपका एक चतुसंयोजी तत्व होता है जिसको हम टेट्रावेलेंट कहते हैं। इसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने का एक विशेष गुण होता है। कार्बन में श्रृंखलीकरण, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं, इसकी क्षमता होती है लंबी चेन या वलय निर्माण, या आप कहेंगे लाखों यौगिकों का निर्माण। निष्कर्ष क्या निकलता है, तो कार्बन कितने अधिक यौगिक होने का मूल कारण है इसकी श्रृंखलीकरण की अद्भुत क्षमता। आपने देखा होगा कार्बन से हम 4 इस तरीके से निकालते हैं उस पर, जैसे IPSC जब करना मैंने आपको बताया था तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, साबुन जो है वो क्या है। निम्न श्रेणी वसा अम्ल, इस तरीके से ऑप्शन है, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपका समय बचाया जा सके। तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी, उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं साबुन। तो साबुन का रासायनिक रूप की अगर बात करें तो उच्च वसीय अम्ल, जिसको हम हायर फैटी एसिड कहते हैं, जैसे स्टेरिक हो गया, पॉमिटिक है, ऑलिक अम्ल है, इनके लवण होते हैं। धातुओं की अगर बात करें तो इनमें एल्कली धातु यानी सोडियम या पोटेशियम का प्रयोग होता है। निर्माण, तो उच्च वसीय अम्ल और NaOH या KOH ये मिल करके साबुनीकरण बनाते हैं, जिसमें साबुन और ग्लिसरॉल इस तरीके से होता है। हमने इतना अच्छे तरीके से इसको बनाया है PDF को, तो आपको एक एक चीजें इसमें क्लियर तरीके से समझ में आ रही होंगी। प्लस लगा है, इजिकल टू लगा है। उम्मीद है कि पढ़ने में भी आपको मजा आ रहा होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 कि दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प बताइए। कि जब भोजन खराब होता है तो वो दुर्गंध उत्पन्न करता है, पहला ही हो गया। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वो भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का यूज किया जाता है। ये 3 हमारे दे रखे हैं। अब कह रहा है A और B रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं, सभी रासायनिक परिवर्तन है, या फिर B एक भौतिक परिवर्तन है, या A और B भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर कई बार बता चुके हैं कि रासायनिक में एक बार जैसे परिवर्तन हो जाता है तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो हम कहेंगे जितने भी यहाँ परिवर्तन है सभी रासायनिक परिवर्तन है, यानी B वाला ऑप्शन सही होगा। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और जिसे में मूल रूप में हम वापस जो है वो नहीं ला सकते। तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। और विश्लेषण की बात करें तो जैसे भोजन का खराब होना, सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन होना,
ये सब रासायनिक कहलाते हैं। और मतलब भोजन जो खराब होता है ना, इसके अंतर्गत आप देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा किण्वन की प्रक्रिया की जाती है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जो कि ऑप्शन में दिया गया था। सेब का जो भूरा होना होता है वो फिनॉल का क्यूनॉन में बदलना, ये एक होता है और ये भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है। चींटी का जो डंक होता है उसका अम्ल प्लस कैलामिन क्षार, ये दोनों मिलकर के उदासीनीकरण प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो एबीसी सभी रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं जो कि यहाँ पर जो है आपके इस तरीके से दिए गए थे। ये कि चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग जो है वो किया जाता है, यही यहाँ पर बताया गया है। ये अम्ल और ये कि दोनों मिलकर के कैलामिन के उदासीनीकरण की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर प्रश्न आपका है कि नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उसके उपयोगों से करना है। एक तरफ आपके आयोडीन है, मरकरी है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, जल शोधन, भाव, तापमापी और खाद्य पदार्थ का डिब्बाबंदी यानी कि पैकेजिंग। और नीचे इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा समय लेकर के आपको बताना है, सोचना है कौन सा किससे मैच जो है वो होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाला, ए को सेकंड से बी को थर्ड, इस तरीके से। तो सही मिलान की डायरेक्ट बात करते हैं। आयोडीन जो होता है ये आपका यूज किया जाता है घाव पर, जैसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर सकते हैं, टिंचर आयोडीन भी आप कह सकते हैं। मरकरी जो है तो तापमापी में यूज होता ही है, तो कल वाली क्लास में फर्स्ट टॉपिक ही यही से स्टार्ट किया था। तो थर्मामीटर में जो पारा होता है ना वो आपका हो गया। एल्यूमिनियम जो है वो पैकेजिंग में एल्यूमिनियम फॉयल कहते हैं, नहीं कि रोटी लपेट दीजिए तो गर्म बनी रहेंगी, तो एल्यूमिनियम फॉयल हो गया। और क्लोरीन जो है वो जल शोधन, आप देखे होंगे कि जो बहुत से सिंक वगैरह होते हैं हाथ धोने वाले या टॉयलेट वगैरह जो होते हैं उनमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं, तो ये कीटाणु नाशक के रूप में यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण इनमें से जो है वो कौन से हैं। टिकाऊ ऑप्शन में है, ऊष्मा के सुचालक ऑप्शन में है, हल्के ऑप्शन में है और अभिक्रियाशील ऑप्शन है, इस तरीके से है। तो प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण आंसर की बात करेंगे डी वाला होगा, टिकाऊ, वजन में हल्के और अनअभिक्रियाशील। देखिए प्लास्टिक के अनअभिक्रियाशील को सबसे पहले समझें तो पानी और हवा से अभिक्रिया ये नहीं करते हैं, जंग नहीं लगती है। जैसे मग्गे वगैरह यूज करते हैं आप, टब वगैरह प्लास्टिक के यूज करते हैं, तो अनअभिक्रियाशील। हल्के और टिकाऊ होते हैं तो आपको पता ही है। कुचालक होते हैं क्योंकि उष्मा और विद्युत दोनों के कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते। तो ए बी और सी गलत है क्योंकि इसमें प्लास्टिक को सुचालक बताया गया है, जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर सुचालक, यहाँ पर सुचालक और यहाँ पर भी सुचालक लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम है और एक तरफ उनकी खोज है। आपका जो दैनिक जीवन में विज्ञान टॉपिक है, अगर कोई भी किताब आप देखिए उठा करके, तो खोज पर बेस्ड वो पूरा चैप्टर ही दिया गया है। तो मिलाइए और बताइए कौन सा किससे मैच होगा। ये आपके चारों ऑप्शन जो है वो दिए गए। साथ ही वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये सारी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और मेहनत आगे ऐसे ही और करते रहेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते करते सपोर्ट दिखाते रहिएगा अपना, ताकि हमको भी लगे कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रही है। और साथ ही जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लीजिए। कई बार सब्सक्राइब के बाद बेल ऑन नहीं करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं जाता, इसलिए वो भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर सी वाला होगा, A4B5 करके। देखिए मैच करके बात करते हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन की। एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। लुई पास्चर ने किण्वन यानी फर्मेंटेशन की। और रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, उर्वरक जो थे उनमें उपलब्ध फसलों के लिए पोषक कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो NPK नाम सुना होगा आपने, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसी को ही हम कहते हैं NPK। तो पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में मुख्य रूप से 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं NPK। N यानी कि नाइट्रोजन, P यानी कि फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम, जरूर याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कौन से नाम से जो है वो जानते हैं? पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन, समांगीकरण, किण्वन, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि किण्वन। तो बात करते हैं किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है। तो एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट हो गया, खमीर हो गया, इसकी उपस्थिति में सरल यौगिकों में टूट जाते हैं। रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, शर्करा, गन्ने का रस और ईस्ट, और ये बदल जाता है एथिल अल्कोहल प्लस CO2। किण्वन की खोज किसने की थी? तो किण्वन की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, क्योंकि आपके इस चैप्टर में खोज वगैरह भी दे रखी है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा कहलाता है? मैंने बताया था कि आपके एनसीईआरटी में रेशा दे रखा है और रेशों से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेयॉन, इस तरीके से ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो रेयॉन जो है वो सही हो जाएगा। कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन है, इसको कृत्रिम रेशा कहते हैं। इसके गुण प्राकृतिक रेशम के समान जो है वो होते हैं। निर्माण की बात करें तो प्राकृतिक स्रोत है काष्ठ लुगदी और रासायनिक उपचार के थ्रू रेयॉन का निर्माण होता है। विशेष तथ्य क्या है? ये एक प्राकृतिक स्रोत सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे हम अर्ध संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसे हम अर्ध संश्लेषित रेशा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक आदमी सुनार बनकर घर कर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की जो चमक है फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विचार करके एक महिला अपने सोने की चूड़ियां उसे देती हैं, जिन्हें वह एक खोल में डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती है पर उनका भार जो होता है वो काफी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा कि प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो बताइए कौन सा प्रयोग होगा? ये तो नॉर्मली आपने देखा होगा, गाँव में भी होता है, शहरों में भी आजकल होता है कि वो आते हैं, चांदी चमका देंगे इस तरीके से, और वो एक्चुअल में क्या करते हैं, उसकी एक पतली सी लेयर जो है वो उसमें जो घोल होता है उसी में उनकी चुरा लेते हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा बी वाला, यानी सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण होता है। एक्वारेजिया या अम्लराज की बात करते हैं तो यह एक ऐसा प्रबल और संचारक मिश्रण है जो कि सोने और प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को भी गला सकता है। एक्वारेजिया की बात हो रही है। संगठन की बात करें तो 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 होता है। धोखाधड़ी के जो कारण को लेकर प्रश्न में बात किया गया है, तो जो सोने की चूड़ियां इस मिश्रण में डाली जाती हैं तो सोने की परत, ऊपरी जो परत होती है वो उसमें घुल जाती है, इससे नई चमक आ जाती है लेकिन वजन कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपको धोखाधड़ी से हमेशा बच के रहना है। अगला क्वेश्चन है आपका, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव तो रुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? इस तरीके के ऑप्शन है। क्या टेम्परेचर को कम कर देगा, थक्का बना देगा, इस तरीके से ऑप्शन। आंसर की बात करेंगे तो फिटकरी क्या करती, रक्त को स्कंदित करके थक्का बनाती है। फिटकरी जो है एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है जिसको हम पोटास एलम कहते हैं। कार्यविधि कैसे काम करती है इसकी, तो फिटकरी लगाना, रक्त का स्कंदन, थक्का बनना और फिर उससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। अगर ये थक्का ना बने तो कौन सा रोग हो जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सुचालक है, कुचालक है, थर्मोप्लास्टिक है, इस तरीके से ऑप्शन है। यही बेकेलाइट आया था यूपी टेट जो अभी जुलाई में आपका पेपर हुआ था, जुलाई 2026 में। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, यानी कि विद्युत का कुचालक है। तो हम बात करते हैं बेकेलाइट को लेकर, तो ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जिसको एक बार आकार लेने के बाद फिर से पिघलाया नहीं जा सकता। मैंने ये चीज बताई थी आपको, जो बोर्ड वगैरह स्विच वगैरह होते हैं ना उनमें इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वो पिघले नहीं। गुण उपयोग क्या है, विद्युत और उष्मा के कुचालक है और इंसुलेटर उसे कहेंगे, करंट नहीं लगता है, विद्युत स्विच बनाने में यूज किया जाता है किसका, बेकेलाइट का। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, तो आपका है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का प्रयोग किया जाता है, कौन सा सही है, कौन बेहतर है? LED बेहतर है, CFL है, या CFL में विषैले हैं, दोनों समान अच्छे हैं, एक अच्छा नहीं है, इस तरीके का ऑप्शन है। आंसर की बात करेंगे तो आप कहेंगे LED बेहतर है पर CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। CFL की क्या समस्या है, CFL में पारे यानी मर्क्यूरी की वाष्प का प्रयोग किया जाता है जो कि अत्यंत विषैली होती है और टूटने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। LED के क्या फायदे हैं, फुल फॉर्म होती है LED की लाइट एमिटिंग डायोड, और कोई विषैला पदार्थ इसमें नहीं होता है और CFL से बेहतर विकल्प होता है आपका LED। तो आजकल देखते हैं तो CFL की जगह सब LED ने रिप्लेस जो है वो कर दिया है। अगला है कि डॉक्टर अति अम्लता यानी एसिडिटी हो गई है तो उसका उपचार करने के लिए एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संगठक जो है इसमें पूछा गया है इनमें से जो है वो कौन सा है? तो कौन सा संगठक है? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaCO3 आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा।
जिसको हम क्या कहेंगे, एंटासिड की बात करें तो अति अम्लता के उपचार में जो दुर्बल क्षार होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो कि पेट के अम्ल को उदासीन कर देते हैं। मुख्य यौगिक क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है NaSCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये फॉर्मूले जितने देख रहे हैं याद रखने हैं आपको। पेट में HCl अम्ल, जो प्रश्न में पूछा गया था, पेट में HCl अम्ल अधिक होता है तो CaCO3 या MgOH का होल ट्वाइस वाली दवाई, और इससे फिर क्या फर्क पड़ता है, उदासीनीकरण, और उससे क्या होता है, आराम मिल जाता है। यही चीज प्रश्न में पूछा गया था कि जो मुख्य संगठक होता है वो क्या होता है, तो CaCO3 जो है आपका इसमें होता है। CaCO3 या ऑप्शन में MgOH का होल ट्वाइस वाली दवाई दी जाती है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से। ऐसा क्यों होता है, तो इसका क्या कारण होता है, गलनांक या क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील या महंगा, तो आप कहेंगे क्रियाशील होता है, पर आप कहेंगे अधिक क्रियाशील होता है। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशीलता श्रेणी की अगर बात करें तो जो जस्ता यानी जिंक होता है, टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। वैज्ञानिक कारण क्या, अगर डिब्बों पर जस्ते की कोटिंग होगी तो जस्ता क्या होगा, वो भोजन से अभिक्रिया कर ले, फिर तो नुकसान कर जाएगा, फिर तो हेल्थ को नुकसान करेगा, तो भोजन विषैला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। इसलिए भोजन सुरक्षित रखने के लिए कम क्रियाशील धातु यानी टिन की कोटिंग की जाती है। तो समझ गए क्यों ये उपयोग टिन का किया जाता है, जस्ता का नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको कल बताया भी था कि जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों के सूत्र आपको पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा CaSO4.12H2O। तो हम इसके नाम की बात करते हैं, रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। निर्माण की क्या प्रक्रिया है, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये आपका बन जाता है CaSO4.12H2O। और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसी को हम POP कहते हैं। अब आपने देखा होगा टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है ना, उसको स्थिर रखने और मूर्तियां वगैरह बनाने में भी यूज किया जाता है। वैसे तो आपने देखा होगा प्लास्टर वगैरह जो चढ़ाया जाता है उसमें यूज जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जो है वो इनमें से क्या है। तो डिटर्जेंट किस में आएगा, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, इस तरीके का ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका पहला यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण में आएगा। अपमार्जक जो होते हैं वो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बने लवण होते हैं। गुण क्या होता है, अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग देते हैं और कपड़ों की बेहतरीन सफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रेशर कुकर में सेम यानी कि बीन्स जल्दी से पक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अतिरिक्त जो दाब होता है मुलायम बना देता है सेम को, या फिर आंतरिक ऊर्जा की हानि। तो आपका आंसर पहला होगा, क्वथनांक बढ़ जाता है। तो हम कहेंगे कि दाब और क्वथनांक समानुपाती होता है। मतलब अगर P और इसको बात करें तो P समानुपाती आपका T के। प्रक्रिया की बात करें, कुकर बंद, दाब बढ़ा, जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर उबला और खाना जल्दी जो है वो पक गया। अगला है प्रश्न आपका, एक तरफ बहुलक दे रखे हैं और एक तरफ एकलक दे रखे हैं। अब आपको सुमेलित करना है और बताना है किससे कौन सा मैच होगा। PAN है, प्राकृतिक रबड़ है, नायलॉन है और PVC है। बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब आपको दे रखा है, तो क्वेश्चन पेपर वैसे भी देख रहे हैं आजकल एनसीईआरटी के काफी बन रहे हैं। आंसर की बात करें पहला सही होगा। डायरेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं कि कौन सा किससे मैच होगा, तो PAN ये मैच होगा एक्रिलोनाइट्राइल से, प्राकृतिक रबड़। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आइसोप्रीन, मैंने बताया था ना एकलक को लेकर के जो आया था। नाइलॉन आपका कैप्रोलैक्टम और PVC जो है वो कैरोएथीन या विनाइल क्लोराइड, इससे मैच हो जाएगा। ऑप्शन सब में लिखे हुए हैं, कौन सा किससे मैच हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो आंसर हो जाएगा। और इसी का ही नाम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, कि जीवाणुओं को सबसे पहले किसने जो है वो देखा था, ल्यूवेनहॉक या फिर लुईस पास्चर या फिर हुक, या कौन सा इनमें से होगा। तो जीवाणुओं की बात करते हैं तो सबसे पहले देखा था आपका रॉबर्ट हुक की ल्यूवेनहॉक, तो आप कहेंगे ल्यूवेनहॉक के द्वारा। जीवाणुओं की जो खोज है वो आपकी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जीवाणुओं को देखा था। तो जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिका की खोज की थी जिसको हम कहते हैं सेल। लुई पास्चर ने क्या किया था, इन्होंने पाश्चुरीकरण एवं रेबीज की टीका की खोज जो है वो की थी। अगला है प्रश्न थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक बहुलक, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो कौन सा इनमें से उदाहरण है, आंसर की बात करेंगे तो थर्मोसेटिंग तो बेकेलाइट, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया,
थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण में आता है पॉलीस्टायरीन। तो ये आपको दोनों पता होने चाहिए। हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो एक बार आकार लेने के बाद गर्म करने पर मुलायम नहीं होते, पिघलते नहीं है, ये चीज बता चुके हैं। बेकेलाइट अभी तक आप थर्मोसेटिंग में याद रख रहे थे, अब एक और एग्जांपल आपको मिल गया, मेलामाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट भी आता है और मेलामाइन भी आता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? जो गर्म करने पर मुलायम हो जाए, जिन्हें बार बार आकार दिया जा सकता है, जैसे पॉलीस्टाइरिन हो गया, जैसे पॉलीथीन हो गया और जैसे पीवीसी हो गया। ये जो आप चीज देख रहे हैं इसको एकदम रट के रखिएगा, क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से काफी रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक तरफ सूचीबद्ध पेट्रोलियम प्रभाज्य है और एक तरफ संगठन है, आपको सही मिलान करना है और बताना है गैसोलीन, केरोसिन, भारी तेल और डीजल किससे किससे मैच जो है इसमें होगा। तो ये कार्बन की श्रृंखला को इससे इससे तक दे रखा है। चलिए आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन होगा सी वाला, जो कि यहाँ पर दे रखा है सी वाला। और हम सही मिलान को एक साथ देखते हैं, तो गैसोलीन यानी जो पेट्रोल है वो C4 से C9 से मैच हो जाएगा, केरोसिन मिट्टी का तेल C8 से C16 से मैच हो जाएगा, डीजल जो है C10 से C18 से मैच हो जाएगा और भारी तेल जो है C16 से C30 से मैच हो जाएगा। ये ऑप्शन लिखे हुए हैं ब्रैकेट में। ये सब कार्बन संगठन है जो ये सी करके वैल्यू दे रखी है। अगला अपमार्जक यानी डिटर्जेंट जटिल लवण इनमें से कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, कार्बन या मैग्नीशियम? आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन पहला यानी कि सोडियम सही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं रासायनिक प्रकृति को लेकर, तो अपमार्जक मुख्य रूप से सोडियम यानी Na या पोटेशियम यानी K, इनके उच्च वसीय अम्लों के सल्फेट अथवा सल्फोनेट लवण होते हैं। विशेषता क्या है? तो अपमार्जक सोडियम सल्फोनेट लवण से बनेगा क्या? Ca और Mg आयनों के साथ अवक्षेप नहीं बनाते हैं और कठोर जल में भी प्रभावी सफाई। अगला प्रश्न है आपका लेजर, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए, रोजन थे या हाउसफील्ड, थियोडोर मेमन या फिर आइंस्टाइन? आंसर की बात करें तो लेजर की खोज की गई थी थियोडोर मेमन के द्वारा। लेजर की खोज, फुल फॉर्म क्या होती है लेजर की? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फुल फॉर्म वगैरह वैसे जब आती है ना एक जैसी सारी लिखी होती है, उन्हीं में से आपको छटना होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कपास को लेकर कि कपास का बहुलक क्या होता है? सेलुलोज, रेयन, ग्लूकोज या फ्रक्टोज? तो कपास का बहुलक होता है आपका सेलुलोज। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो बहुलक, कपास का बहुलक है सेलुलोज। प्रकृति क्या है? तो कपास सतही यानी सरफेस फाइबर वैसे होते हैं जो बीज आवरण के रूप में पाए जाते हैं। ऊपर अभी क्वेश्चन आया था, उसके एक्सप्लेनेशन ये बात हमने आपको बताई थी। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा उत्पाद है जो कि सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? बताइए किससे सड़क में यूज किया जाता है? कोक होता है, बिटुमेन होता है, पैराफिन होता है या फिर नेफ्थलीन होता है? आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिटुमेन होता है। तो हम बात करते हैं बिटुमेन, तो बिटुमेन जो होता है वो जो कंक्रीट होती है ना जो सड़क वगैरह में, उसमें मिश्रण की जाती है और वही यूज किया जाता है सड़क निर्माण में। कोल तार जो होता है उसके रूप में, आपने देखा होगा डामर कहते हैं लोग, नॉर्मली उसको बिछाई जाती है वही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिटुमेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विज्ञान, नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत, अनुसंधान एवं व्याख्या। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? इस तरीके से नाम दिए गए हैं, तो ये परिभाषा दी गई थी जैकोब्सन के द्वारा, जे जैकोब्सन के द्वारा। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये परिभाषा इन्हीं के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है फोम के जो गद्दे और तकिए होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये किसके बने होते हैं? पॉलीविनाइल है या पॉलीयूरेथेन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि केवल एक बार देख लिया, क्योंकि एक बार देखने से चीजें याद नहीं होती है। जब तक अगली क्लास आती है, मतलब इसका अगला चैप्टर जब हम कराएंगे तो गति वाला चैप्टर हम टॉपिक वाइज कराएंगे। और वैसे उसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, तो गति वाला जो चैप्टर कराएंगे उसमें हम क्वेश्चन उसके साथ ही करा देंगे, मतलब टॉपिक और क्वेश्चन अलग अलग ना करा करके एक साथ करा देंगे गति वाला जो अगला वीडियो आएगा। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन यानी पॉलीयूरेथेन हो जाएगा सही। और फोम के गद्दे और तकिए पॉलीयूरेथेन के निर्माण से जो है वो, निर्माण से काम में जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न आपका है इनमें से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? नहीं लिखा हुआ है, तो सिलिकॉन है, प्लेटिनम है, गैलियम है या जर्मेनियम है? इस तरीके के ऑप्शन है। तो आंसर की बात करेंगे तो प्लेटिनम सही होगा। प्लेटिनम जो है वो एक अक्रियाशील धातु होती है जो प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं करती है। सौर सेल सामग्री में क्या क्या होता है? तो सिलिकॉन होता है, ये सबसे ज्यादा सिलिकॉन ही पूछा जाता है। गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है, ऐसे अर्धचालकों का उपयोग जो है वो होता है। अगला है प्रश्न आपका, इनमें से कौन सी फसल है जो कि मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए गेहूं, चना, आलू या मक्का। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि चना। हम बात करते हैं चना को लेकर के, तो दलहनी फसलें होती हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल चना है। ये जो चना है ये दलहनी फसलों के अंतर्गत आता है। तो इसके जड़ों में होता है राइजोबियम, और ये जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करती है, स्थिरीकरण करती है यही। और इससे जो है हमारा मिट्टी नाइट्रोजन युक्त हो जाती है। ये फ्लो चार्ट इसीलिए बनाया ताकि आपको कथा कहानी से सीधे सीधे कंसेप्ट समझ में आ रहे। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं जो कि है पॉलीथीन इनमें से किसका बहुलक है। इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही होगा, एथिलीन, एथेन, मेथेन या एसिटिलीन। आंसर की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन ए वाला यानी एथिलीन जो है वो सही होगा। पॉलीथीन जो है इसका बहुलक है। तो पॉलीथीन को वास्तव में पॉलीएथिलीन कहा जाता है, और ये एथिलीन C2H4 इसका बहुलक है। अगला प्रश्न आपका है 39 की जो पैरासीटामोल है ये आपका क्या है, प्रति प्रतितापक और दर्दनाशक, दर्दनाशक, प्रतितापक, प्रतिजैविक, इस तरीके का ऑप्शन है। तो पैरासीटामोल एक प्रकार से आपका प्रतितापक और दर्दनाशक दोनों में यूज किया जाता है, तो दोनों ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इंग्लिश टर्म भी दिए गए हैं, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक। अगला देखते हैं आपका कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। देखा होगा आपने इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार एक ना एक पूछ लिए आते हैं। तो जितने भी अध्ययन हैं, कॉलोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये मैंने बताया था ना, डर्मी का कूल पाउडर लगाते हैं तो ये स्किन से रिलेटेड होता है। तो घाव के अध्ययन की बात करते हैं तो आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि ट्रोमेटोलॉजी। और हम इसकी बात करते हैं तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, त्वचा का अध्ययन कहलाता है डर्मेटोलॉजी। अगला है चींटियों के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, मर्मिकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, नेमाटोलॉजी, निडोलॉजी, इस तरीके के ऑप्शन है। तो चींटियों के अध्ययन को हम कहते हैं मर्मिकोलॉजी, और चींटियों का अध्ययन कहलाता है मर्मिकोलॉजी। उभयचर या जो सरीसृप वर्ग है वो कहलाता है हर्पिटोलॉजी। ये चीज मैंने आपको बताई थी, कई लोग देखते हैं ना, कहीं सांप दिख गया तो हर व्यक्ति पीटने को दौड़ता है, हर्पिटो नाम में भी है हर्पिटोलॉजी। पक्षियों का जो घोंसला होता है उसके लिए होता है नीडोलॉजी। अगला प्रश्न है कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब ये होती है, पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी या न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला यानी जो कार्डियोलॉजी विभाग होता है उसमें देखने को मिलता है कैथ लैब। हृदय संबंधी रोगों की जांच और उपचार के लिए होता है कार्डियोलॉजी विभाग, तो हृदय संबंधी से संबंधित हो जाएगा। ये होता है कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी। ये जो आप देखते हैं ना, कैथेड डाली जाती है, एक पतला सा तार होता है, जैसे किसी के हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है तो उसके स्टंट बोलते हैं, स्टंट डाली जाती है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं तो सिटी स्कैनिंग में उपयोग होता है तो किसका होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे, गामा तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि एक्सरे। तो सिटी स्कैन जो कराया जाता है उसमें आपका जो है वो एक्सरे यूज की जाती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं सिटी स्कैन। तो आपका इसी की फुल फॉर्म है सीटी जो लिखा है ना, इसी की कंप्यूटर टोमोग्राफी, एक विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 की इंसुलिन की खोज जो है वो किसके द्वारा जो है वो की गई थी, बैटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, कौन सा सही होगा। तो इंसुलिन की खोज जो है वो एफ बैटिंग के द्वारा जो है वो की गई थी, और बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्राव होता है इंसुलिन का, और इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग जो है, डायबिटीज जो है वो होता है। इसका श्रावण कहाँ से होता है, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा। एलसीडी प्रोजेक्टर का जो आविष्कार है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर की बात करते हैं कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला यानी जीन डोलगॉफ। तो इनकी बात करते हैं तो आविष्कारक एलसीडी प्रोजेक्टर थे जीन डोलगॉफ, कंप्यूटर माउस के थे डगलस एंजलबर्ट, ये पूछा भी जाता है काफी, और माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके थे फेडरिको फैगिन। कंप्यूटर माउस वाला पूछा गया किसी एग्जाम में, तभी मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया। अगला देखते हैं एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, विलियम रॉन्टजन या विलियम ली एक्स रोल्सविक, इस तरीके के ऑप्शन है। तो एक्सरे का आविष्कार किया गया था विलियम रॉन्टजन के द्वारा। एक्सरे का आविष्कार इनके द्वारा किया था, जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है एक्सरे की, तो 10 की घात -10 से लेकर के 10 की घात -8 मीटर जो है वो होती है।
अगला क्वेश्चन आपका है बैरोमीटर को लेकर के कि बैरोमीटर का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। टॉरिसेली थे, थॉमस थे, टेलर थे, ताउसेक थे। आंसर हो जाएगा पहला यानी टॉरिसेली। पूरा नाम है एवांजेलिस्टा टॉरिसेली। बैरोमीटर का आविष्कार इनके द्वारा जो है वो किया गया। इसका यूज क्या किया जाता है बैरोमीटर का, तो वायु दाब मापी के रूप में यूज किया जाता है। अगला है जेबी डनलप। इन्होंने किसका आविष्कार जो है वो किया था, बताइए। टायर का किया था, सिस्टम का किया था, व्हील का, इंजन का। तो डनलप ने टायर का, न्यूमेटिक रबर टायर, इसका जो है इनके द्वारा किया गया था। तो जेबी डनलप ने किया था न्यूमेटिक रबर टायर। रुडोल्फ डीजल ने किया था डीजल इंजन का, और कार्ल बेंज ने किया था पेट्रोल कार का। अगला क्वेश्चन आपका है एलईडी का आविष्कार इनमें से किसने जो है वो किया था, ये चार नाम है। तो एलईडी का आविष्कार किया गया था आपका निक होलोनिक। नाम भी बड़ा स्टाइलिश है, निक होलोनिक। तो एलईडी की आविष्कार के रूप में, एलईडी की फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। और इन्होंने जो आविष्कार किया था 1962 में किया था। इनका पूरा नाम है निक होलोनिक जूनियर। अगला प्रश्न आपका है मक्खन कोलाइड कब बनता है, बताइए कब बनता है। जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है, पानी में वसा छितरा जाता है, वसा की जो गुलिकाएं हैं वो पानी में छितरा जाती हैं, या कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। कौन सही होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाती हैं। कोलाइड निर्माण तब होता है जब मक्खन की वसा गुलिकाएं यानी फैट ग्लूबल्स पानी में छितरा जाती हैं, यानी डिस्पर्स हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपका है 51। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 77 तक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हम आपसे भी लास्ट में पूछेंगे। तो उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के जो है वो काम आता है। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कार्बोनेट या क्लोराइड। ये तो आपने नॉर्मल न्यूज वगैरह में सुना होगा, कहते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है आम को पकाने के लिए, और CaCO2 इसका ये फॉर्मूला होता है। कृत्रिम रूप से अगर फलों को जैसे आम आदि को पकाना है तो उसमें किया जाता है, जिससे एसिटिलीन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। ये गैस भी याद रखना है आपको। अगला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, हाइपोबोरेक फिटकरी या सूखी बर्फ। आंसर की बात करेंगे तो आंसर सूखी बर्फ होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कहते हैं ड्राई आइस। और सॉलिड जो CO2 है, मतलब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड जो CO2, इसको सूखी बर्फ कहते हैं। इसे सीधे गैस से ठोस अवस्था में बदलती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे एक एग्जांपल मैंने कई बार आपको कपूर का भी बताया है, जो सीधे आपका ठोस से गैसीय स्टेट में बदलता है, द्रव में नहीं बदलता है। वो हमारा प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन की कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस या लॉफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड। देखिए एक ही जैसे नाम है, बस यही कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि आपने हास्य गैस पढ़ा कई बार होगा, पर कई बार नाइट्रस और नाइट्रिक में कंफ्यूजन होती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा पहला नाइट्रस। नाइट्रस को हास्य गैस कहते हैं। ऐसे को थोड़ा सा रस आखिरी में आ रहा है, उससे जोड़कर याद रख सकते हैं कि जब हंसी आती है तो एक रस आ जाता है, रस छंद अलंकार वाला। तो एक निश्चेतक के रूप में भी, एनेस्थेटिक के रूप में भी शल्य चिकित्सा में यूज होता है। ऑक्सीजन की खोज की बात करें, अगला क्वेश्चन 54 है कि किसने की थी, कार्ल सीले, हुक, हेजनबर्ग या विलियम्स। इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल सीले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्ल सीले 1772 टाइम पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके इन्होंने ऑक्सीजन की खोज जो है वो की थी। किसको गर्म किया था ये भी ध्यान रखना है, कब की थी, 1772 में। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, 1774 में जोसेफ प्रिस्टले थे, इन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके इसे तैयार किया था। दोनों नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण या विरंजक पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस इनमें से कौन सी है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, बताइए। विरंजक पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने में कौन सा गैस यूज की जाती है, आंसर की बात करेंगे तो क्लोरीन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। और बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस, इसमें क्लोरीन गैस मिलाते हैं यानी Cl2, और ये मिलकर के क्या बनाता है, CaOCl2। यहाँ से देखिए CaO आ रहा है आपका, और ये Cl2 भी यहाँ पर आ रहा है। तो विरंजक चूर्ण जो है वो बनता है बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस को मिलाने से। अगला क्वेश्चन आपका है सिरका को लेकर के कि बताइए सिरका क्या है।
और जो भी टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के कमेंट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ भी अवश्य जुड़ जाइएगा। कई बार नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है या फिर कोई पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करानी है तो वहीं पर ही आपको मिलेगी। यूपी टेट वाली हम पहले भेज चुके हैं, जिन्होंने परीक्षा यूपी टेट की दी थी, जो ऑब्जेक्शन वगैरह करना है। तो सिरका क्या है, आंसर की बात करते हैं इनमें से। सिरका आपका इनमें से हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी तनु एसिटिक एसिड है। तो सिरका ये तनु एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, इसको 4 से 8%, इसका 4 से 8% जली विलयन होता है। विनेगर कहते हैं सिरका को। नींबू में स्थित आपसे पूछा गया है अम्ल का नाम जो है वो बताना है। फास्फोरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, या साइट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, कौन सा सही होगा? तो ये मैंने आपको पूरी लिस्ट कल वाले टॉपिक वाइज में बताया था। तो नींबू में स्थित अम्ल होता है आपका साइट्रिक एसिड। खट्टे फल जो होते हैं नींबू, संतरा, आंवला, इन सभी में साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल होता है प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है, बताइए। एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक या फिर लैक्टिक एसिड। तो बताया तो मैंने, दूध को किस में नापते हैं उसी से जोड़कर याद रख सकते हैं। आंसर की बात करेंगे लैक्टिक एसिड। दूध को लीटर में मापते हैं और लीटर से लैक्टिक वर्ड जोड़ेंगे तो आप याद रख कर लेंगे कि दूध के खट्टे होने, दही बनने के कारण होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। और मांसपेशियों में इसी अम्ल के जमाव से आपका थकान महसूस होती। कहते नहीं भैया आज बहुत चल रही है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उससे ही आपको थकान महसूस होती है। अगला है प्रश्न, इनमें से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में यूज किया जाता है? एथिलीन, एसिटिलीन, ग्लाइकॉल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिलीन। तो हम इसके बारे में बात करें तो एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाती हैं, और जो यूज किया जाता है धातुओं की वेल्डिंग में। तो आपसे वही पूछा गया है, प्रकाश के उत्पादन धातुओं की वेल्डिंग में कौन सहायक है? तो एसिटिलीन सहायक है। अगला प्रश्न आपका है, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया। पहला हो जाएगा साइट्रिक एसिड, ये कार्बनिक अम्ल है। अगला है प्रश्न आपका कि चारकोल घर में क्या जला करके बनाया जा सकता है, बताइए। हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को आप जलाएंगे या कोयले को, या फिर हवा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने पर कोयले को, या हवा की पर्याप्त आपूर्ति ना होने पर लकड़ी को, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को अगर आप जलाते हैं तो चारकोल बनाया जा सकता है। जब हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी या अन्य पदार्थ को गर्म किया जाता है तब आपका चारकोल का निर्माण होता है। चारकोल, जिसे लकड़ी का कोयला या काष्ठ कोयला भी कहा जाता है, इसके निर्माण की विधि को हम कहते हैं ऊष्मीय विघटन। और चारकोल में कार्बन की मात्रा लगभग 80% के आसपास जो है वो होती है। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त जो बायोगैस है वो किसका मिश्रण है, बताइए किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की अगर बात करें ऑप्शन डी, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है बायोगैस जो होती है वो। तो हम बायोगैस के बारे में बात करें तो खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस में मुख्य रूप से होता है CH4 यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मिश्रण। बायोगैस में मीथेन होती 50 से 70% और कार्बन डाइऑक्साइड में होती 25 से 50%। बायोगैस में अन्य गैसें भी होती हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S, ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है? बेंजीन, ग्लाइकॉल, एसिटिलीन या ईस्टर, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी ग्लाइकॉल। जो अंतरिक्ष यान वगैरह होता है ना, उसमें ईंधन जम ना जाए इसके लिए यूज किया जाता है। तो इथाइलीन ग्लाइकॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों के द्रव ईंधन को जमने से बचाने के लिए किया जाता है। ये एक गंधहीन, रंगहीन, मीठा और विषाक्त द्रव होता है। इथाइलीन ग्लाइकॉल जल के साथ मिलकर हिमांक यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसको काफी कम कर देता है, और यही हेल्प करता है आपका किसमें, ताकि ये जो आप ईंधन लेकर के जा रहे हैं ये जमे ना। तो ग्लाइकॉल आपका आंसर जो है वो सही होगा, इथाइलीन ग्लाइकॉल। ये आपका हिमांक को यानी फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। अगला है आपका जो एलपीजी है वो किसका मिश्रण होता है? क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, मीथेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन, इस तरीके का ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यूटेन और प्रोपेन। आंसर हो जाएगा बी वाला।
एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इन्हीं गैसों को द्रवीभूत करके सिलेंडर में भरकर रसोई गैस के रूप में यूज किया जाता है। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तीक्ष्ण गंध वाली एथिल मरकैप्टन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5SH। यही चीज मैंने आपको कल बताई भी थी कि वो गंधहीन होती है, इसलिए मिलाया जाता है ताकि रिसाव का पता लगाया जा सके। अगला प्रश्न आपका है कि अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से क्या होता है, बताइए। इस तरीके के ऑप्शन है, देखेंगे NH4 सब में ही है, यहाँ पर वोल्ट वाइज है, यहाँ पर आपका वोल्ट वाइज है SO4 SO3, इस तरीके का ऑप्शन। आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी, यानी NH4 का वोल्ट वाइज SO4। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का वोल्ट वाइज SO4। ये क्रिस्टली रंगहीन जल विलय लवण है जिसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। यूज कहाँ होता है अमोनियम सल्फेट का? तो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। अमोनियम सल्फेट का यूज नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किया जाता है। इनमें से कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक कह रहा है? नहीं है। प्रश्न में क्या जुड़ा हुआ है? नहीं है। इस तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा नहीं है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी सुपर फास्फेट यहाँ पर जो है वो सही होगा। नाइट्रोजन उर्वरक की अगर बात करें तो सुपर फास्फेट एक फास्फेटिक उर्वरक है, ये नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। कैसा है? नाम में ही फास्फेट है तो फास्फेटिक उर्वरक है। जबकि अमोनियम सल्फेट यानी जो बाकी ऑप्शन में थे, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ये प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक हैं जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। अगला पूछा गया है आपका यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से क्या होता है, बताइए इनमें से क्या होता है। चार इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं, NH4 करके। आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी, NH2 का होल ट्वाइस CO करके। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2 का होल ट्वाइस CO या NH2CONH2। ये भी एक होता है इसका, ये भी पूछा जाता है। तो ये एक रासायनिक उर्वरक है, फसलों को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 46% होता है। ये पहला कार्बनिक यौगिक है जिसे प्रयोगशाला में वोलर द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला कार्बनिक यौगिक। फॉर्मूला है NH2CONH2। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक यानी कूलेंट का यूज किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रेऑन या ऑक्सीजन, किसका यूज किया जाता है? आंसर की बात करेंगे तो फ्रेऑन का यूज जो है वो किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। और फ्रेऑन क्या है? रेफ्रिजरेटर में कूलेंट का काम करता है, शीतलक का काम करता है। फ्रेऑन एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC है जो कि ओजोन परत के क्षय यानी उसके क्षरण, उसके नष्ट होने के लिए उत्तरदायी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। कोका कोला का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था? पैक्सटन, पॉल, पेम्बरटन या पारिस, तरीके के ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन पेम्बरटन। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? इसको नाम जानते हैं कोक के नाम से। ये कार्बोनेटेड शीतल पेय है और इसकी खोज 19वीं शताब्दी के अंत में जॉन पेम्बरटन के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि भोपाल गैस त्रासदी, इसमें ऊपर वाला क्वेश्चन छूटा तो नहीं? नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी थी? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, आइसोसाइनेट या फिर साइनोजेन करके ऑप्शन है। सी वाला सही हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनेट। बता चुके हैं कई बार। भारत का मध्य प्रदेश था राज्य जिसका भोपाल शहर, इसमें 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसी को कहते हैं भोपाल गैस त्रासदी, इसी के नाम से जानते हैं। यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से मेथिल आइसोसाइनेट, जिसे हम MIC कहते हैं, मेथिल आइसोसाइनेट, इसी गैस का रिसाव जो है वो हुआ था। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984। अगला प्रश्न है सोडा वाटर, इसका किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? ये नाम है प्रिस्टली, पुस्कास, पियोने और प्लिम्पटन करके। तो सोडा वाटर का आविष्कार जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा जो है वो किया गया था। सोडा वाटर की खोज 18वीं सदी में वैज्ञानिक थे, ये इनके द्वारा खोजा गया था। सोडा वाटर अथवा कार्बोनेटेड जल वस्तुतः मध्य रहित पेय होता है। इसमें दबाव पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। मतलब उस जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, उसमें आप देखते हैं जो झार टाइप की आती है, वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि जो बाल्टी है वो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, हल्की हो गई है, आकार स्थिरता खो बैठी है या उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। तो हम क्या कहेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु का भार पानी के अंदर कम तथा पानी की सतह के बाहर अधिक प्रतीत होता है। जब बाल्टी पानी में रहती है तो उत्प्लावन बल
बाल्टी को ऊपर धकेलता है, जिससे वो हल्की लगती है। पानी से बाहर आने पर जो उत्प्लावन बल होता है वो शून्य हो जाता है, इसलिए वो हमें भारी लगती है। आपने देखा होगा जब तक वो पानी में डूबी है तब तक आप आसानी से खींच चल, जैसे ऊपर आई फिर भारी लगने लगती है। तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला है 73 क्वेश्चन कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो किस पर करेगा? ऊपर का जो छेद का क्षेत्रफल है वह उस पर रखा गया वजन पर, या ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पकाए जाने वाले पदार्थ पर, या पकाए जाने वाले पदार्थ पर, और यहाँ पर ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, यानी कि ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखा गया वजन। तो जल का जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। वायु का दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में भोजन क्या होता है? वाष्प, यानी जो अंदर वाष्प होती है उसके ताप से पकता है। तो इसके अंदर का उच्चतम ताप ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे जाने वाला जो वजन होता है, वजन क्या रखा रहता है? सीटी होती है ना, कुकर की लगी रहती है, उस वेट पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में जो है वो खड़ा है, यदि वो किनारे की ओर चले तो नाव कहाँ पर जाएगी? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे से दूर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, या फिर डूब जाएगी? कौन सा सही होगा? आंसर होगा बी, यानी किनारे से दूर बढ़ेगी जब आप कूदेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। अब ये गति का जो नियम है ना, ये एक्चुअल में आपके अगले चैप्टर में है, पर यहाँ पर सामान्य विज्ञान में तो मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान जो टॉपिक है इसमें तो ऑलरेडी आ जाता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रखे हैं। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है जो क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब व्यक्ति किनारे की ओर चलने के लिए नाव को पीछे की ओर क्रिया धकेलता है तो नाव व्यक्ति को आगे की ओर प्रतिक्रिया धकेलती है, अतः नाव किनारे से दूर पीछे की ओर खिसकेगी। अगला क्वेश्चन है 75। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री, 0 डिग्री, -4 या फिर -8 डिग्री सेल्सियस। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो असंगत प्रसार होता है, अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। लेकिन पानी का व्यवहार क्या होता है? 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन घटता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों चीजें कंपैरिजन में एक साथ। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 76, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया था 77 तक हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो जल का अधिकतम घनत्व होता है 373 केल्विन, 277, 273 और 269 केल्विन। इस तरीके से ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो में आपके लिए जो मेहनत की जा रही है लोगों तक शेयर करके भी पहुंचा दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में भी लिख दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो पर हम उस पर वर्क कर सकें। तो आंसर की बात चलिए करते हैं। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बी, यानी 277 केल्विन। अब यहाँ पर समझिए कि हम जानते हैं जल का जो अधिकतम जो घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया। ताप को सेल्सियस से केल्विन में बदलने का सूत्र होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू है और उसको दो में 273 जोड़ देते हैं। केल्विन में ताप हमने 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ से लिया और 273 यहाँ से लिया, दोनों को जोड़ा तो 277 के हो जाएगा। इसमें कई लोग 273 लगा देते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा जल का अधिकतम घनत्व टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो 277 के जो है आपका सही होगा। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके लिए है, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। लास्ट में एक ना एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते ही हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का जो कारण होता है वो आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, या फिर घर्षण बल के कारण होता है। तो इसी के साथ हमारे इस पहले वाला जो चैप्टर था सुपर टेट का, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो ये दैनिक जीवन में विज्ञान वाला, इसके हमारे टॉपिक वाइज भी खत्म हुआ, प्रश्न भी समाप्त हुए। जो अगला चैप्टर हम कराएंगे वो हमारा गति चैप्टर कराएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन को और टॉपिक को एक साथ कराएंगे, क्योंकि उसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है पर टॉपिक में काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ हम कवर कराएंगे। इसीलिए आगे आने वाली चीज़ों को मिस ना हो तो चैनल सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगा। और अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार और जय हिंद।